Assalamualaikum guys, how are you all? In today's video, I'm gonna discuss some important MCQs about Fences. That was a play written by an American playwright and author, August Wilson. Okay, so the August Wilson was born in 1945 and he was died in 2005. He was the most important and the prominent playwright of America. And one most important point about August Wilson that he is called the theater poet of Black America. And why he is called the theater poet of Black America? Because he was the first person who introduced this black we can say that black characters in the theater. Okay, so that's why he's called the theater poet of Black America. Okay, and he was also such playwright who was too much influenced from the period of segregation. तो ही वॉज आल्सो टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस इरा ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, तो सेग्रीगेशन इरा कौन सा था कि जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था. तो ऑगस्ट विल्सन भी इसका इस इरा का विटनेस था. ठीक है, और ऑगस्ट विल्सन अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट यूज़ करता है. तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके राइटिंग स्टाइल की, दैट ही यूज्ड अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट इन हिज राइटिंग स्टाइल. तो फेंसिस के अंदर भी हमें यही देखने को मिलती है. वाई ही यूज दिस स्टाइल इन हिज वर्क्स? बिकॉज कि जो अफ्रीकन का मतलब होता है, जब भी बेसिकली हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है, दैट अफ्रीकन वी कैन से दैट अफ्रीका इज़ सच कंट्री in which we used to think about the people of Africa as such as black people. ठीक है, जब भी हम अफ्रीकन के बारे में सोचेंगे तो ब्लैक पीपल के बारे में, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी ब्लैक है. ठीक है, तो ब्लैक पीपल अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन पीपल थे उनके डायलेक्ट को एज अ लैंग्वेज यूज़ करता है अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर, तो जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट यूज़ करता है. ठीक है, तो ये इसका प्ले राइटर का थोड़ा सा इंट्रो था. अब हम बात करते हैं इसके प्ले की, दैट वाज फैंसी. तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्ट द एमसीक्यूज़ आई वुड लाइक टू शेयर सम इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्ट्स अबाउट द फैंसीज. क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसका ओरिजिन देख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है. तो इट विल बिकम ईजी फॉर ऑल ऑफ अस या फॉर यू टू अंडरस्टैंड द जो हम समझ रहे हैं ना, या कोई भी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो जब हम उसकी बेसिक पॉइंट्स को या उसकी मीनिंग को समझ लें तो उन चीज़ों पे हम कह सकते हैं कि गिरफ्त हासिल करनी ना आसान हो जाती है, हम उसको आसानी से ग्रैब कर सकते हैं. ठीक है, ग्रैब्स कर सकते हैं. अच्छा, तो ये जो फेंसिस है इसने ये प्ले लिखा था 1985 के अंदर. ठीक है, और इस प्ले को पब्लिश करवाया गया था 1986 के अंदर. ये प्ले इस प्ले पे इसने फर्स्ट पुलिट्ज़र प्राइज़ इस पे हासिल किया था 1987 के अंदर. ठीक है, ये जो फेंसिस है इसको पब्लिश करवाया गया था पिट्सबर्ग साइकिल के अंदर. ऑगस्ट विल्सन पिट्सबर्ग क्या था, पिट्सबर्ग साइकिल हम कह सकते हैं इसकी पिट्सबर्ग साइकिल इसकी ना एक कलेक्शन थी. इसकी 10 इसने प्लेस लिखे थे जिसे हम सेंचुरी प्लेस भी कहते हैं. ठीक है, तो ये पिट्सबर्ग के अंदर इसने 10 प्लेस लिखे थे और ये 10 प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो फेंसिस है ये इसी 10 प्ले की सीरीज़ के अंदर पब्लिश करवाया गया था पिट्सबर्ग साइकिल के अंदर. पिट्सबर्ग साइकिल इसका पूरा नाम था. ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फेंसिस की सेटिंग रखी गई है वो भी इस पिट्सबर्ग के अंदर रखी गई है. ठीक है, यानी पिट्सबर्ग एक सिल्वेनिया की एक सिटी का नाम है, और जो सिल्वेनिया है पेंसिल्वेनिया की एक सिटी का नाम है पिट्सबर्ग. ठीक है, और इस सिटी के अंदर फेंसिस की सेटिंग रखी गई है, और ये पिट्सबर्ग साइकिल इसकी पूरी सीरीज़ का नाम था जिसके अंदर इसने फेंसिस पब्लिश करवाया था, इंक्लूडिंग 9 मोर प्लेस. ठीक है, 10 प्लेस थे उसके अंदर. और अगर हम फेंसिस का देखें तो रिस्पेक्टिवली या क्रोनोलॉजिकली फेंसिस 6 नंबर पे पब्लिश हुआ था. ठीक है, 6 क्रोनोलॉजिकली इसका नंबर जो था वो 6 था पब्लिकेशन में. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फेंसिस कि इसके अंदर हमने ये देखा कि 1985 के अंदर लिखा गया, 86 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया, लेकिन इसकी जो वो सेटिंग रखता है, सेटिंग तो हमें पता लग गया, लेकिन इस प्ले को जो सेट किया गया है वो किया गया है 1950s के अंदर. ठीक है, यानी 1957 के अंदर इसको सेट किया गया है. 1957 का टाइम पीरियड दिखाया गया है. और वो क्यों ये टाइम पीरियड दिखाया गया है, क्योंकि जो 1957 का था दैट वाज अ लैंडमार्क ईयर फॉर सिविल राइट मूवमेंट के लिए. ठीक है, यह एक सिविल राइट मूवमेंट हुई थी जिसके अंदर ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था. ठीक है, उन्हें सेग्रीगेशन फेस करना पड़ी थी, उन्हें क्रूअल या क्रुएलिटी और ऑपरेशन फेस करना पड़ा था. तो ये 1957 का पीरियड टाइम स्पैन था, यानी ये वो पीरियड था चल रहा था
जिसके अंदर लोगों को ये सेग्रीगेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ फेस करना पड़ा था। तो दैट्स वाई कि वो 1957 का हमें पास टाइम स्पैन दिखाता है इसके अंदर, ठीक है। बाद में पब्लिश करवाया गया, लेकिन अगर जैसे कि हमने इन द प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जब मैंने क्रूसिबल को डिस्कस किया तो उसको मैंने क्लियर कट बताया कि किस तरीके से उसका बैकग्राउंड लेता है ऑर्थर मिलर 1692 का, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी इसमें भी इसका बैकग्राउंड लेता है 1957 के ब्लैक अमेरिकन, या हम कह सकते हैं वो सिविल राइट मूवमेंट था ब्लैक पीपल का। तो बेसिकली वो एक मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो वो 1960s में स्टार्ट हुई थी एज अ रिवोल्ट। लेकिन जब उसके जो उससे पहले तो लोगों पे जाहिर सी बात जब उन्होंने ऑपरेशन फेस किया तो वो 1957 का टाइम स्पैन था। और इसके अलावा वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फेंसिस की जो ये जो टाइटल है, दिस इज़ आल्सो अ सिम्बॉलिक टाइटल। तो अगर हम फेंसिस के बारे में बात करें तो फेंसिस क्या होती है, अगर ये जो मैंने यहाँ पिक अटैच की है ना, ये है फेंसिस। फेंसिस का मतलब होता है कोई है किसी बैरियर जो आप अपने गेट या अपने घर के सामने लगाते हो इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ सेफ, ठीक है। तो इसी तरीके से इस प्ले के अंदर जो फेंसिस है वो तो फेंसिस दिखाई गई है। इस प्ले का नाम फेंसिस क्यों रखा गया, क्योंकि इस प्ले के अंदर जो बेसिक करेक्टर है वो हमारे पास ट्रोय का करेक्टर है, ठीक है। ट्रोय इस प्ले का हमारे पास हम कह सकते प्रोटैगोनिस्ट है, ठीक है। और उसके अंदर वो उसकी जो वाइफ है रोज़, वो एक फेंसिस क्रिएट करती है इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस सो दैट ही विल बी एबल टू कीप द आउटसाइडर, तो आउटसाइडर को आउट ही रख सकें, यानी हम कह सकते हैं कि आउटसाइडर्स को अपने घर से बाहर रख सकें, क्योंकि ये जो करेक्टर दिखाए गए हैं ये ब्लैक पर्सनस हैं। ये तो जो रोज़ है वाइफ ऑफ ट्रोय, ये एक फेंस क्रिएट करवाती है इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फेंस का क्या मतलब होता है। फेंस का लिटरली मीनिंग होता है कोई भी बैरियर, ठीक है। और ये उसकी एक एग्जांपल है, यानी जो पिक के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो ये जो टाइटल है ये एक सिंबॉलिक टाइटल है, और ये जो फेंसिस है ये एज अ सिंबल ऑफ डिफेंस इसके अंदर यूज़ किया गया है। और इसीलिए वो एक अपने आपको सेफ रखने के लिए रोज़ रोज़ जो है वो एक फेंस क्रिएट करवाती है अपने घर के सामने। और इसी तरीके से ये जो फेंस है हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये जो ट्रोय और रोज़ ये यहाँ ना ये ब्लैक पर्सन है, तो ब्लैक पर्सन और वाइट पर्सन के दरमियान एक बैरियर क्रिएट किया गया है वो अपने आप को सेव रखने के लिए फ्रॉम द वाइट पर्सन, ठीक है। तो इसलिए वो एक फेंस क्रिएट करते हैं। तो ये सिंबल ऑफ डिफेंस इस तरीके से है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रोज़ वांट्स टू कीप द अदर पीपल आउट ऑफ देयर हाउस, ठीक है। तो इसी के लिए बोनो एक कोटेशन कहता है, जब कोरे उससे पूछता है, रीज़न पूछता है अपनी मदर से कि वो फेंस जब कोरे और ट्रोय जब फेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो जो कोरे है वो ये रीज़न पूछता है कि वो फेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। तो इनका जो फ्रेंड होता है बोनो, ठीक है, कोरे का इसके अंदर बहुत क्लोज फ्रेंड दिखाया गया है बोनो, वो इसको एक रीज़न बताता है, यानी वो इसको बताता है कि क्यों रोज़ ना ये फेंस क्रिएट करवा रही। तो इसके लिए कोटेशन कहता है कि सम पीपल बिल्ड फेंसेस टू कीप पीपल आउट एंड अदर बिल्ड फेंसेस टू कीप पीपल इन, ठीक है। यानी कुछ अपने घर से बाहर रखने के लिए और कुछ कीप इन पीपल करने के लिए फेंस को क्रिएट करते हैं। और रोज वांट्स टू होल्ड ऑन टू ऑल ऑफ यू, शी लव्स यू, ठीक है। वो अब यहाँ से जिस तरीके से मैंने आपको बताया, शी वांट्स टू होल्ड ऑल ऑफ यू, ठीक है, वो आपसे मोहब्बत करती है। तो इसलिए सिंबल ऑफ डिफेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक ये सिंबॉलिक टाइटल हो गया। और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास एक सिंबल ऑफ सेग्रीगेशन है, या हम कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिंबल है। वो किस तरीके से कि ये एक ब्लैक फैमिली दिखाई गई है, ठीक है। एक ब्लैक फैमिली जो अपने घर के सामने एक बैरियर क्रिएट करती है, तो वो अपनी ब्लैक फैमिली, और क्योंकि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है ट्रोय, उसके अंदर हमें कुछ ट्रोय के अंदर कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो ये देखने को मिलता है कि ट्रोय फाइट करता है अपने जो ओनर होता है इनकी फैक्ट्री का, कि वो क्यों इन ब्लैक पर्सन को गार्बेज की कलेक्शन के लिए ना इन्हें क्यों रखते हैं। तो इसी तरीके से ये एक फेंस एक सिंबल ऑफ सेग्रीगेशन बैरियर का भी एक सिंबल है, कि वो किस तरीके से अपने आप को वाइट पीपल से सेपरेट करने के लिए अपने घर के सामने एक फेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो ये एक सिंबल है, हम कह सकते हैं कि यहाँ एज अ सिंबल यूज़ किया गया है फेंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की सूरत में। ये भी एक पॉइंट ऐड कर लें कि इसके अंदर जो कोरे का करैक्टर दिखाया गया है ना, ये बेसबॉल के अंदर इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रोय है उसका पास्ट ऐसे रह चुका है कि ट्रोय को जस्ट ड्यू टू
ही वॉज़ अ ब्लैक पर्सन। एक तो ये रीज़न थी कि ये एक ब्लैक पर्सन था, और दूसरे नंबर पे इसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस पे बेसबॉल नहीं खेलने दिया गया था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पास्ट के अंदर ट्रोए ने कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को या सेग्रीगेशन को फेस किया था, जिसके अंदर इसे प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए थे जस्ट बिकॉज ही वॉज़ अ ब्लैक पर्सन। तो अब इसका जो बेटा है कोरे, वो भी बेसबॉल के अंदर ना इंटरेस्टेड है, और ये जो ट्रोए है वो उसको रिसिस्ट करता है कि तुमने ना ये यानी बेसबॉल नहीं खेलनी। ठीक है, और इसी तरीके से इसका नाम, यानी वो खुद भी अपने अपने सन के सामने एक फेंस क्रिएट कर देता है, उसे रिजेक्ट करके कि तुमने ये नहीं खेलना। और वो फेंस कौन सी होती है? वो फेंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की फेंस होती है। ठीक है, और प्ले के अंदर ये दिखाया गया है कि जो ट्रोय है वो उसकी रिजेक्शन के अंदर वो ये कहता है दैट द वाइट पीपल विल नॉट लेट यू डू एनीथिंग विद दैट बॉल। ठीक है, वो कहते हैं कि वाइट पीपल तुम्हें कुछ भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये जो वाइट पीपल हैं इनके अंदर ये इन्हें इन्फीरियर समझते हैं। ठीक है, ये ट्रोए या ब्लैक पर्सनस को, दैट्स वाई कि वो एक फेंस क्रिएट करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, तो ये तो था इसका कुछ बेसिक ना बैकग्राउंड। ठीक है, हमने इसके बैकग्राउंड के बारे में देखा, उसके राइटर के बारे में देखा, ये एक सिंबॉलिक टाइटल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। तो हमने इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने थे। ये हो गया कुछ बेसिक ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं उस प्ले को समझने से पहले। ठीक है, यानी उस प्ले की ना डीप अंडरस्टैंडिंग से पहले हमें कुछ उसकी बेसिक बेसिक पॉइंट्स को की अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी होता है। तो ये हमने उसके कुछ राइटर के बारे में डिस्कस किया, प्ले के बारे में डिस्कस किया। तो अब इसके साथ मैंने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से लेके आप इसके एमसीक्यूज़ को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।